नेटसोल का भी रिज़ल्ट आया क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर एक्सपोर्ट करता है, तो हमने एक बड़ा मैसिव इंक्रीज़ देखा। कोई भी बंदा अगर डिविडेंड के लिए इस वक़्त स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको इस तरह का कोई शेयर राइट नाउ उसको ऐसा नहीं मिलेगा। जो रेमिटेंसेज हैं वो भी कंटिन्यूअसली हमारी इंक्रीज ही हुई हैं। ऑलमोस्ट 17% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। $3.5 बिलियन की हमारी रेमिटेंसेज हो चुकी हैं बाय जनवरी 2026। पानामा के एक और एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। इस उम्मीद के साथ एपिसोड क्लोज़ किया था लास्ट कि इस हफ्ते की मार्केट अच्छी होगी बट मार्केट रेड है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रीज़न्स रहे जो है हमारी एक नेगेटिव साइड पे। मुईज़ सबसे पहले तो मैं सवाल आपकी तरफ लेकर आना चाहूँगा। इस हफ्ते की ओवरऑल मार्केट का थोड़ा-सा रिव्यू दीजिएगा एंड व्हाट वर द रीज़न्स कि हमारी मार्केट थर्सडे को भी हमने देखा नेगेटिव, थोड़ा हमने आज भी इस तरह की चीज़ देखी, उससे पहले भी देखा, तो क्या रीज़न्स थे? देखिए, ये पूरा हफ्ता जो गया है उसके अंदर 4,500 पॉइंट बाज़ार माइनस हुई है, जो कि परसेंटेज में बनता है 2.5 मतलब 2.5% मार्केट इस हफ्ते के अंदर निकली है, इंडेक्स निकला है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि क्योंकि आपको पता है कि रिकॉर्डिंग जो है वो रिव्यू पे जा चुका है। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से बलूचिस्तान के अंदर क्योंकि हालात ख़राब है, तो इस वजह से हमने देखा कि ओजीडीसी बीपीएल जिनके अंदर इस पूरे साल के अंदर इवन पिछले साल के अंदर भी ये जो रैली आई थी 1.5 लाख से 1,80,000 तक, वो कंटिन्यू ऑयल सेक्टर की वजह से ही हुई थी और इसी के अंदर ब्रेक लगा है अब। और ऑयल सेक्टर के अंदर अच्छी खासी करेक्शन देखी गई है। अगर पीपीएल देखते हैं तो वो अपने हाई से 20% नीचे आ चुका है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। बहुत ज़्यादा नीचे आ गया और उसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है स्टॉक के अंदर। इसके साथ-साथ ओजीडीसी के अंदर भी हमने अच्छी करेक्शन देखी है। पीआईबीटीएल भी इस वजह से गिरा। इसके मेन पॉइंट्स है, इसके अलावा नेशनल बैंक जो कि हमने लास्ट शो में भी डिस्कस किया था, तो उसकी वजह से वही कंटिन्यूटी रही है इस वीक के अंदर भी और इसी वजह से पॉइंट्स जो है वो अच्छे खासे लेस हुए हैं। और अब 2 दिन से हम देखें तो 2 दिन से अंदर भी जो मार्केट के अंदर मेन वजह चल रही है वो एक तो इमरान खान के रिलीज़ वाली चल रही है कि इमरान खान की कुछ तबीयत वगैरह खराब है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ हैं रिलीज़ हो जाए इमरान खान जेल से। तो उस वजह से फिर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो थोड़ी-सी अप डाउन रह सकती है। तो इस वजह से पब्लिक का प्रेशर हमें मार्केट के अंदर ज़्यादा दिखा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो आज की क्लोजिंग हुई है और जो कल की क्लोजिंग थी और परसों की क्लोजिंग थी, वो क्लोजिंग के अंदर मार्केट सेटल डाउन होके क्लोज हो रही है, लेकिन फिर ओपनिंग जो है वो खराब हो जाती है। लेकिन आज की क्लोजिंग मुझे ऐसा लगता है कि मंडे की ओपनिंग अच्छी हो सकती है आज की क्लोजिंग को देखकर। अच्छा मुईज़ आपने बात की कि रेकोडिक की भी खबरें आई थी एक रिव्यू का ऑप्शन था इन्वेस्टमेंट्स को लेके। जो रेकोडिक है वो अभी तो मटेरियलाइज़ फ़ौरन हो भी नहीं रहा, उसको भी 2 साल लग जाएँगे। तो उसमें तो इतना आई थिंक मार्जिन है कि कंपनीज़ चाहे वो पीपीएल हो, चाहे वो ओजीडीसी हो, स्टेबल रह सकती हैं। पीपीएल का रिज़ल्ट आपने पीपीएल की बात की कि उसने भी इंडेक्स से पॉइंट माइनस किए और पीपीएल का रिज़ल्ट भी आया। उस रिज़ल्ट्स को आप किस तरह देखते हैं और जो सर्कुलर डेट की चीज़ें हैं, पीपीएल को लेके उसको रेज़ोल्यूशन की तरफ आप देखते हैं? बिल्कुल, देखिए सर्कुलर डेट के ऊपर भी डेवलपमेंट्स कंटिन्यूअसली चल रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लगी हुई है कि सर्कुलर डेट सूनर और लेटर खत्म हो जाए। मतलब 1 से 2 से 3 साल के अंदर सर्कुलर डेट का जो मामला है ओजीडीसी पीपीएल से रिलेटेड वो पूरा खत्म होने की तरफ ही है। इसके ऊपर काम वर्किंग चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। पहली बात ये हो गई, रिजल्ट अगर देखते हैं इसी साल के फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से तो वो बेहतर ही आए हैं। ओके रिजल्ट है, कोई खास खराबी नहीं है। और आपको एक बात मैं बता दूँ कि अगर आपने इस बार का रिजल्ट सीज़न देखा हो तो बहुत सारी कंपनी के रिजल्ट्स पिछले साल से खराब आ रहे हैं। इवन बैंकिंग सेक्टर हो, ऑयल सेक्टर हो या कोई भी कंपनी हो, फर्टिलाइज़र सेक्टर हो, सबके खराब आ रहे हैं। अब मसला ये है कि पिछला साल क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी पिछले साल के अंदर और उससे पिछले साल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थे और पिछले साल के अंदर इंटरेस्ट रेट कम थे। तो अच्छा खासा जो प्रॉफ़िट था पिछले साल के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ को हो गया है। लेकिन उसके बाद कंपनीज़ जो है वो अपना बिज़नेस बढ़ा रही हैं या तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत अर्निंग्स गिरना बनता है। समझ में आता है जब आप एक बिज़नेस को आगे बढ़ाते हो तो अर्निंग्स गिरती हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं आपके। तो वही तमाम कंपनीज़ के साथ सिचुएशन चल रही है और 1 से डेढ़ साल के अंदर सारी एडजस्टमेंट्स हो जाएँगी अर्निंग को लेकर भी। उसके बाद फिर रिज़ल्ट जो है फिर से बेहतर आना शुरू हो जाएँगे। ये वाला जो साल है, ये वाला जो रिज़ल्ट सीज़न है, ये थोड़ा-सा इसी तरह का अप एंड डाउन रह सकता है। अच्छा मैं साथ आपकी तरफ भी आऊँगा ताकि हम न्यूज़ को कुछ कवर कर सकें, कुछ और चीज़ें जो हमारे मैक्रोज़ या नंबर्स की साइड पर हैं। बट मुझे आपने बात की कि अर्निंग्स हमारी जो अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल से तो वो नेगेटिव साइड पर है और ये हमने देखा है। लेकिन अगर इनके रीज़न्स देखते हैं, हम कहते हैं कंपनीज़ एक्सपेंशन की तरफ जा रही है। अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट टाइम से तो इंटरेस्ट रेट भी हमारे नीचे हैं और आपने बोला कि कंपनीज़ एक्सपेंशन की तरफ जा रही है। किस तरह की एक्सपेंशन की तरफ कंपनीज़ जा रही हैं कि उनके अर्निंग्स पे इतना हिट आ रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन से भी बिलो है? एंड आपने बात की कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्गर साइड पर है, बट हमारी इकोनॉमी तो रिकवरी मोड में है, स्ट्रॉन्गर तो अभी बनी भी नहीं है। तो कौन-सी वो इस तरह की क्या एक्सपेंशन है कि रिजल्ट्स पे इतना हिट आ गया? देखिए मेनली जब इंटरेस्ट रेट आपको पता है आपके बहुत ज़्यादा हाई थे। 22-23% पे आपके इंटरेस्ट रेट थे और वहाँ से विथिन अ ईयर अच्छा खासा हमने देखा कि डाउनफॉल आया। 11% पर इंटरेस्ट रेट आपके आ गए। तो अच्छे खासे क्योंकि पहले बहुत सारी कंपनीज़ लॉसेस के अंदर थी, लॉस मेकिंग कंपनीज़ थी। उसके बाद अच्छे खासे मैसिवली प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर इंक्रीज़ आया।
प्रॉफिट अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा टेन्स ऑफ टाइम्स बढ़ गए पिछले सालों के तो प्रॉफिट। लेकिन अब जो है क्योंकि अच्छा साल एक गुज़र गया उसके बाद थोड़ा-सा स्लो डाउन मूवमेंट आता है। तो जो पिछले साल की अर्निंग्स थी अगर आप अभी भी राइट नाउ वाली अर्निंग्स भी पिछले 2 साल पहले कंपेयर करते हैं तो स्टिल बहुत अच्छी और बहुत मैसिव इंक्रीज़ है अर्निंग के अंदर स्टिल। तो यही वजह है कि 1 साल जब आपकी अर्निंग ज़्यादा आ गई, अच्छी खासी आ गई तो उसके बाद जो उसके बाद वाला साल होता है तो उसके अंदर वो एडजस्टमेंट का साल होता है। तो उसके अंदर अर्निंग सेटल होती है अपने आप को क्योंकि एक बार एक अल्ट्रा हाइक लग गया ना अर्निंग्स के अंदर तो उसके बाद स्टेबल हो रही है अर्निंग और कोई वजह नहीं है खास। बस स्टेबल होंगी इस साल के अंदर यही अर्निंग रहेंगी और उसके बाद फिर अगेन स्लो बढ़ना शुरू हो जाएँगी क्योंकि पिछला साल बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाकिस्तान के लिए अच्छा था जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। बिल्कुल ठीक है। साथ हमारे पास मैक्रोज़ की तरफ कोई नंबर्स हैं और कोई खबरें हैं हमारे पास और क्या रीज़न्स थे कि आज इस हफ्ते हमारे पास कोई इस तरह की खबरें आई हैं जिसकी वजह से मार्केट ने प्रेशर भी देखा। मुइज़ ने भी कुछ चीज़ें कवर की हैं, रेक्विटेक साइड पे, प्रोजेक्ट साइड पे, डेवलपमेंट्स देखी हैं। आपके साइड पे, आपके एंड पे कौन-कौन सी खबरें हैं हमारे पास? जी, सबसे पहले तो मैक्रोज़ के नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो तो एक पॉज़िटिव आउटलुक ही है। सबसे पहले तो जो हमारे फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं, वो भी इंक्रीज़ हो चुके हैं। उनके अंदर भी हमने एक पॉज़िटिविटी देखी है, $56 मिलियन का जो है हमने इंक्रीज़ देखा है और अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं, वो $16.16 बिलियन के हो चुके हुए हैं और टोटल लिक्विड फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो हैं, वो $21.34 बिलियन के हो चुके हैं। तो मैक्रोज़ की साइड पे जो हमारे नंबर्स हैं, वो पॉज़िटिव हैं और इसी के साथ ही जो हमारी फिस्कल ऑपरेशन है, जो कंट्री का जो सरप्लस है हमारा, वो रुपीज़ 4.105 ट्रिलियन का हो चुका है, जो हमारा प्राइमरी बैलेंस है। फर्स्ट हाफ में फिस्कल ईयर 2025 और 2026 के। लेकिन देखा जाए तो अभी भी ये नंबर एक स्ट्रेन में ही है, क्योंकि जो हमारी प्रिंसिपल्स हैं, डेट सर्विसिंग है, जो पाकिस्तान को पे करना पड़ता है, वो भी समवेयर अराउंड 3105 ट्रिलियन रुपीज़ का है। तो इसके लिए जो हमारे पास जो डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के लिए, वो अभी भी कम होगा जब तक हमारी ये जो डेट फाइनेंसिंग जो हम कर रहे हैं वो जब तक हम पूरी नहीं कर लेते तो हम स्टिल स्ट्रेन के ऊपर होंगे। लेकिन हम रेमिटेंसेस को देखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को देखें तो उसकी तरफ हमारे पास एक पॉजिटिव खबर ही है, क्योंकि जो हमारे जो रेमिटेंसेस हैं वो भी कंटिन्यूअसली हमारी इंक्रीज ही हुई हैं। ऑलमोस्ट 17% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। $3.5 बिलियन की हमारी रेमिटेंसेस हो चुकी हुई हैं बाय जनवरी 2026। तो मैक्रोस के नंबर्स हमारे पास अच्छे। अच्छा, साथ आपने बात की कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स का इन्फ्लो है, वो बेहतर है और हमने एक अच्छा इन्फ्लो देखा। हाउएवर इन्फ्लोज़ की हम बात करते हैं, आउटफ्लोज़ की हम बात नहीं करते। हमने पेमेंट्स भी हैं, जो हमारी जब पेमेंट्स देने की बारी आती है, तो हम उसको रोल ओवर कर देते हैं। व्हाई आर वी नॉट एबल टू पे टू लेट्स से यूएई या जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं या जो हमने पैसे वापस करने हैं, वो वहाँ पे हम कहाँ पे ख स्टैंड करते हैं? जी, जितनी भी हमारे अंदर जितनी भी हम चीज़ें रिसीव कर रहे हैं, जितनी भी हम रिसीवेबल एंड पे हैं, वो वन टाइम हमने पे भी करनी है वापस जितनी भी कंट्री से हम ले रहे हैं, तो उससे एक स्ट्रेन तो पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। और एट द मोमेंट पाकिस्तान के अंदर हमारी इकोनॉमी के अंदर काफ़ी स्ट्रेन्स हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं जो कंट्री पूरा कर रही है, जिसकी वजह से हमारे पास अभी ऐसे गुड फिगर्स नहीं है जिसमें हम पे आउट करें डिफरेंट कंट्रीज़ को। तो एक स्ट्रेन तो है हमारे जो फिस्कल हमारा बजट है, उसके ऊपर एक स्ट्रेन तो है, येस। तो आगे चल के आप इसको किस तरह देखते हैं कि हमारा इनफ्लो है बट देयर इज़ ऑलवेज़ एन आउटफ्लो जो आपने वापस करना है। तो वो साइड हमारी इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है, तो उसको आप जी। किस तरह नरेट करेंगे ऑडियंस के लिए? आई थिंक जिस तरह हमारी जो प्राइमरी बैलेंस है, जिस तरह ये सरप्लस में जा रहा है और अगर हम अपनी डेवलपमेंट को के अंदर जो एक्सपेंडिचर है, उनको थोड़ा-सा हम कंट्रोल करें, तो हम ये आउटफ्लो जो है वो अपना बढ़ा सकते हैं। तो एक पॉजिटिविटी की तरफ हम देख सकते हैं आने वाले सालों के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी यही चीज़ कही है कि डेवलपमेंट की तरफ ही पाकिस्तान जा रहा है फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे मैं आपकी तरफ वापस आना चाहूँगा। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ है, बैंकिंग सेक्टर है, उसके एक डिविडेंड की अट्रैक्शन रहती है, फर्टिलाइज़र की एक डिविडेंड की अट्रैक्शन रहती है, लोग उसको रखते हैं। लेकिन प्राइसेज़ अगर आप बैंकिंग सेक्टर की भी देखें तो बढ़ गई हैं और जो यील्ड है वो कम हो गई है अब। तो अब क्या बैंकिंग सेक्टर अट्रैक्टिव रहेगा मूविंग फॉरवर्ड या इसके अलावा आपको किस सेक्टर में डिविडेंड के ऊपर एक अच्छी यील्ड नज़र आती है? क्योंकि कंपेयरिंग द प्राइसेज़ आपका इंडेक्स भी बढ़ गया, आपके बहुत सारे जो सेक्टर्स जो परफॉर्मिंग थे, जो डिविडेंड देते हैं, उनकी प्राइसेज़ भी बढ़ गई हैं। देखिए, अभी राइट नाउ तो एडजस्टमेंट की तरफ है मार्केट अपने आप के जो तमाम कंपनी जिनके रेट्स इंक्रीज़ हो गए थे, तो वो अब अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। अपने रेट्स एडजस्ट हो रहे हैं। अगर आपने इसी वीक के अंदर रिज़ल्ट देखे होंगे, तो मीज़ान बैंक ने भी कोई ख़ासा डिविडेंड नहीं दिया है। एफर्ट का रिज़ल्ट आया, जो कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक था, उसने भी सिर्फ़ ₹4 का डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड्स कमाए हैं, इस वजह से कंपनी के अंदर हमने प्रेशर भी देखा है इस वीक के अंदर। तो मुझे ये लगता है कि पूरा रिज़ल्ट सीज़न इसी तरह चलेगा और कोई भी बंदा अगर डिविडेंड के लिए इस वक़्त स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको इस तरह का कोई शेयर राइट नाउ उसको ऐसा नहीं मिलेगा कि अभी ही ले और इसी साल के अंदर उसको डिविडेंड यील्ड अच्छी मिल जाए। डिविडेंड के लिए जो शेयर लेते हैं लोग, वो इसी तरह के शेयर लेते हैं,
जिनकी डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री अच्छी होती है, जैसे कि इफर्ट है या एफएफसी है। वो अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आज तो आप ले लेंगे ₹500 का एफएफसी या ₹600 का एफएफसी, लेकिन 3 साल बाद जब उसके रेट इंक्रीज कर जाएंगे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उसकी डिविडेंड पेइंग जो है वो भी बढ़ जाएगी। मतलब अगर आपके पास ₹600 की एवरेज का होगा और 3 साल बाद अगर वो 1000 या ₹1200 का होता है एफएफसी, तो वो एनुअल जो डिविडेंड है वो भी ₹75, ₹80, ₹100 दे रहा होगा। तो उस वक्त के हिसाब से आज से 3 साल के लिए आप सोचते हैं, 3 साल के लिए आपकी डिविडेंड यील्ड 15 से 20% तक की बन जाएगी, लेकिन राइट नाउ आपको 5-6% की यील्ड ही मिलेगी स्टॉक मार्केट के अंदर। बिल्कुल ठीक है। मैं आपके पास वापस आता हूँ, मैं साथ की तरफ चलता हूँ। साथ एक्सपोर्ट के ऊपर हमारे पास कोई खबरें हैं क्योंकि नेटसोल का भी रिज़ल्ट आया क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर एक्सपोर्ट करता है, तो हमने एक बड़ा मैसिव इंक्रीज़ देखा। तो एक्सपोर्ट्स हमारी किस तरह की हैं? पार्टिकुलरली आईटी साइड पर हों या टेक्सटाइल साइड पर हों, रिगार्डिस किस तरह के एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं? देखिए, इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हैं वो एक्सपोर्ट्स को लेके काफ़ी कंसर्न्ड थी क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स और बाकी भी वो रिफॉर्म्स रिक्वायर कर रहे थे और वो कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट को इस चीज़ पे पुश कर रहे थे कि डिफरेंट रिफॉर्म्स लेके आए जा सकें, जिसके अंदर सबसे पहले तो टैरिफ्स हैं, जिनको थोड़ा-सा कम किया जा सके ताकि रीजन के अंदर जितने भी टैरिफ्स हैं वो कोई कॉम्पिटिटिव होने चाहिए कि पाकिस्तान को अगर अगर ज़्यादा टैरिफ्स हमारी इंडस्ट्रीज़ को पे करने पड़ रहे हैं तो एक्सपोर्ट्स के अंदर हमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उसी चीज़ के रिफॉर्म के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हैं, उनके अंदर जो एक कंपैरेटिव टैरिफ्स प्रोवाइड किए गए हैं, एक 17% रिडक्शन प्रोवाइड किया जाएगा एक्जिस्टिंग टैरिफ्स के अंदर। मतलब अभी जो हमारे पावर टैरिफ्स हैं, वो ₹30.49 के हैं, लेकिन इनके अंदर एक 17% रिडक्शन होगा और अब जो हमारे टैरिफ्स होंगे, वो ₹25.29 के हो जाएँगे। और इसी के साथ जो बैंकिंग सेक्टर है हमारा, बैंक्स भी जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्टर्स को, उसके अंदर भी एक रिडक्शन लेके आई गई है, ताकि जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं, उनको हम बढ़ाए जा सकें और हमारे जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उसका ये भी प्लान है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, उनको इन नेक्स्ट जो 4 इयर्स हैं, वो 32 जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारी, उनको $60 बिलियन तक लेके जाया जा सके अगले 4 साल तक, तो उसके लिए डेफिनिटली डिफरेंट रिफॉर्म्स आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोहित मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा अगर हम फिस्कल ईयर 26 से लेके टिल डेट देखते हैं, तो हमारे पास जो फॉरेन नेट सेलर है, वो हमने नेगेटिव देखे हैं। व्हाट्स द रीज़न? देखिए, यस। मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो बाय कब कर रहा था, आप ये भी देखिए ना जाके। जब कोविड था, कोविड के बाद से वो कंटिन्यूअसली बाय साइड पर था और उसके बाद आज अगर 3 साल बाद वो सेल कर रहा है शेयर्स, तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है और वो फिर अगेन बायर आएगा नीचे लेवल्स पर। अभी आपको पता है मार्केट ने 5% की अपने हाई तकरीबन 5 से 6% की करेक्शन ले ली है और अगर यहाँ से मार्केट थोड़ी और नीचे आती है या फिर अल्लाह न करे कोई ऐसा मामला होता है जिसके अंदर फॉर अ डे और फॉर अ 2 डे, जैसे हमने पिछले दिनों भी देखा, पिछले साल के अंदर भी देखा कि जंग वाली सिचुएशन के अंदर मार्केट जस्ट फॉर अ डे, जस्ट फॉर 2 डेज़ वहाँ पर नीचे आती है, तो वहाँ पर फिर जो है वो इंटरनेशनल बायर्स आते हैं मार्केट के अंदर और वो नीचे रेटों पर, क्योंकि वो चूज़ करते हैं, वो स्टॉक को चूज़ करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट लेके वो बैठे होते हैं, उनके पास कैश होता है अच्छा खासा अवेलेबल। तो जब भी मार्केट नीचे आती है और मैसिव क्रैश आता है और जब उनको वैल्यूएशन बहुत अच्छी मिलती है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर, तो वहाँ पर वो बाय करते हैं। और दूसरी इसकी जो मेन रीज़निंग है वो ये है कि आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर होता है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है फ्लक्चुएशन के अंदर, जिनके अंदर आपको हायर रिटर्न मिले और वो पूरी इकोनॉमी देखता है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी देखता है। तो आपको पता है कि गोल्ड ने भी अच्छी खासी रैली की है, सिल्वर ने भी की है, तो बहुत सारा जो इंटरनेशनल पैसा है वो वहाँ पर भी ब्लॉक हुआ है, वहाँ पर भी गया हुआ है, वहाँ पर भी इन्वेस्टेड है, जिस तरह से रिटर्न वहाँ पर जो है उनको अच्छे मिले। तो जब स्टॉक मार्केट नीचे आएगी, उनको ऐसा लगेगा कि अच्छे रेट से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो वो वहाँ पर भी यहाँ पर भी जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अभी अगर सेलिंग की है, वो आप देखेंगे जो है वो उनको अच्छे-अच्छे प्रॉफिट हुए हैं, 50-50%, 60-60% का गेन मिला है, तो एक्ज़ैक्टली प्रॉफिटिंग तो करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं साथ-साथ अपनी ऑडियंस को बताना चलूँ कि जो लोग T+1 सेटअप पे ट्रेड करना चाहते हैं और पसंद करते हैं एक्टिव ट्रेडिंग को यानी बाय टुडे सेल टुमारो, तो वो ट्रेड विद सुफियान का ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन्स पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस ग्रुप की, जिसमें आपका एक एक्टिवली और ट्रेडिंग सेटअप मिलेगा जिसमें बाय टुडे सेल टुमारो है, आज खरीदेंगे, कल बेचेंगे, आपका पैसा मूव करता रहेगा। सो यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस ट्रेडिंग। डू जॉइन दिस ग्रुप। व्हाट्सएप पे आपको तमाम तफ़सीलात मिल जाएँगी। अच्छा मुइज़ मैं आपसे एक और चीज़ ये पूछना चाहूँगा, मूविंग फॉरवर्ड अब हमारी मार्केट क्या कमज़ोर हो गई है फंडामेंटली तौर पे एंड क्या हमें मार्केट में अब पैसा निकाल लेना चाहिए? लिक्विडिटी किस तरह की रहेगी? या अभी हमें इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए, मार्केट में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इतने बड़े कोई परसेंटेज वाइज़ करेक्शन नहीं आई? देखिए, जब मार्केट हमेशा पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब भी मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगाए या फिर हाईयर साइड पर ट्रेड करे, तो आपने हमेशा वहाँ पर जो है वो सावधान रहना होता है
और अपना एटलीस्ट 30% टू 40% कैश आपने अपने पास रखना होता है। क्योंकि जैसे कि 1,91,000, 1,90,000 मार्केट आई, तो हमें पता था कि 1,80,000, 1,81,000 इज़ द लिमिट। लेकिन उसके बाद भी ओवर एक्ज़ैजरेट हो गई, मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आपको पता है सब फोमो में आ जाते हैं कि भाई माल ले लो, मिलेगा नहीं फिर। और उस वजह से 10,000 पॉइंट 5% का इंक्रीज़ और आ गया मार्केट में, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट अपने आप को सेटल करने 1,80,000 और 179,500 की आज जो क्लोजिंग दी है, वो सपोर्ट एरिया बहुत बड़ा। तो यहाँ तक मार्केट आई, तो हमेशा आपके पास 30% 40% कैश होना चाहिए, ताकि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो मार्केट में मिले, उनसे फ़ायदा उठा सकें। और दूसरी बात, अगर आप ट्रेडर नहीं हैं, आप इन्वेस्टर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं, जो कि आपको पता है कि आपको आपने शेयर में इन्वेस्ट किया, आपको एटलीस्ट 10% तक का गेन मिलेगा, तो आप एग्ज़िट करेंगे, तो आप 50-60% हमेशा मार्केट में इन ही होते हैं, क्योंकि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। अगर आप पिछले दिनों में देखें, मार्केट अगर हम देखें तो 2 हफ्ते से तो खराब है, लेकिन के इलेक्ट्रिक आपके सामने है, कितना अच्छा रिटर्न दे दिया के इलेक्ट्रिक ने। इसके अलावा भी बहुत सारे शेयर्स होंगे जिन्होंने रिटर्न नहीं दिया, लेकिन वहीं पर अपने आपके पास जो है सस्टेन कर रहे हैं। जीएचएनआई मैंने सबसे पहले वाले हफ्तानामे में बताया था, वहाँ से भी जो है वो 10% तकरीबन बढ़ गया, 900 का 1000 टच करके आ गए। तो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अंदर मिलती रहती हैं, और उन्हीं को मिलती हैं जो मार्केट के अंदर अपना पैसा लगा के इन होते हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, जो भी हैं, अगर आपने अपना पैसा एक बार मार्केट से निकाल लिया, तो फिर आप मार्केट के अंदर उस तरह से ध्यान नहीं देते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ जो है फिर मिस हो जाती हैं। अगर आपका पैसा इन होगा, भले थोड़ा-सा पैसा इन हो, 90% आपके पास कैश हो, लेकिन आपका ध्यान जब मार्केट में रहेगा, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अंदर लाज़मी मिलती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, साथ मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जैसे मुइज़ ने बताया कि हमने इस हफ़्ते में बहुत सारी चीज़ें विटनेस की ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, ग्लोबल फ्रंट, यस। नंबर्स, कंपनीज़, रिज़ल्ट्स, हर चीज़ हमने देखी। मूविंग फॉरवर्ड, किस तरह की खबरें आप एक्सपेक्ट करें, मार्केट को मूव कर सकती हैं या हमें मार्केट में एहतियात बरतनी चाहिए? और पॉलिटिकल साइड पे, क्योंकि एक डिस्कशन ये होता है कि पॉलिटिकल साइड पे मार्केट क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग है तो सेंस कर लेगी। तो किस तरह देख रहे हैं आप न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट पे, और किस तरह की पॉजिटिव रहेगी मार्केट बेस्ड ऑन न्यूज़, या नेगेटिव इम्पैक्ट ले सकती है? आई थिंक पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि हमारे पास मैक्रोस के नंबर्स और जितने भी हमारे बायलैटरल ट्रेड्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अभी पाकिस्तान और जो कज़ाकिस्तान है उसके साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ भी हमारा ट्रेड एग्रीमेंट तय हुआ है, जिसमें $2 बिलियन का ट्रेड हम करेंगे बाय 2029, और उसके साथ सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारा ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैक्रोस की साइड पर ग्लोबल फ्रंट पे हमारे पास अच्छी खबरें ही हैं, ऐसी कोई देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। और हम साथ में देखें, डोमेस्टिकली भी देखें, तो जो जो हमारा पावर सेक्टर है, उनको जो रिलीफ प्रोवाइड किया गया है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स और इन टर्म्स ऑफ जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनको भी जो रिलीफ प्रोवाइड किया, उससे मेरा ख्याल है कि हम मार्केट को भी आगे पॉजिटिव ही देखते हैं, क्योंकि मैक्रोस की साइड पे चीज़ें पॉजिटिव हैं। ठीक है, आप लोगों का मैं एक फाइनल वर्डिक्ट चाहूँगा रिगार्डिंग मार्केट। जो लोग हमारे शो से कनेक्टेड हैं, वो डेफिनिटली कुछ कंक्लूड करके जाना चाहते हैं। हमने डिस्कशन तो कर ली, हमने ये समझ लिया कि रिजल्ट्स क्यों खराब आ रहे हैं या न्यूज़ क्यों खराब आ रही है। बट इस एपिसोड को देखने के बाद वो क्या करें? अब वो उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या हमारे पास आज कोई नई कंपनी डिस्कस करने के लिए, या हम उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्टेड रहेंगे? मुझे स्टार्टिंग फ्रॉम यू, देन फिर मैं साथ के साथ क्लोजिंग नोट लूँगा। देखिए, जिन कंपनीज़ में आप लोगों ने पैसा डाला हुआ है, उनके अंदर ही, जो कि मैंने आपको बताई थी, उनके अंदर आप इन्वेस्टेड ही रहें, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब मार्केट के अंदर इस तरह का फेज़ आता है, क्योंकि लास्ट 2 वीक हमारे खराब हो गए, टारगेट्स हमारे अचीव नहीं हुए, और मार्केट भी एक ही सैडल जगह पे जो है मूव करती रही, और वहीं पे स्टिल रुकी हुई है, थोड़ी बहुत नीचे आई, कल भी नीचे आई, लो लगाया, उसके बाद ऊपर, और आज भी उसने लो लगाया, डबल बॉटम की सिचुएशन बना ली, और वापस वहाँ से अपने आप को करेक्ट करके थोड़ा ऊपर आ गई, और थोड़ी मेरे ख्याल से सही क्लोजिंग आई है आज मार्केट की, बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है, क्योंकि नीचे साइड पर हमने देखा कि बायर्स मौजूद है। कल भी यही हमने विटनेस किया, और आज भी हमने यही विटनेस किया। तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव रहना चाहिए। एज़ सच कोई आइटम मैं आपको नहीं दे रहा बाय करने के लिए, लेकिन कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिनके अंदर आप काम कर सकते हैं, जिसके अंदर है सबसे पहले के इलेक्ट्रिक, पेनी स्टॉक के अंदर है। इनके अंदर आप बाय करके काम कर सकते हैं के इलेक्ट्रिक के अंदर, क्योंकि 10% 15% अपने हाई से नीचे आ चुका है, रिसेंटली हाई से, तो इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा सिनर्जी को है पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी, तो इसके अंदर भी आप जो है वो बाय करके काम कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है पूरा सेक्टर, तो रिफाइनरी सेक्टर मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए थोड़ा बेहतर रह सकता है, क्योंकि अटक रिफाइनरी ने अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद ₹100 की तकरीबन करेक्शन ले चुका है, ₹120 तक की। तो यहाँ पर अटक रिफाइनरी के अंदर आप बाय कर सकते हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी तो इतना खास नहीं है। रिफाइनरी सेक्टर में अटक रिफाइनरी और सिनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं। एनआरएल भी मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेट के ऊपर बाय सेल करते हैं, तो आप ले सकते हैं। फंडामेंटल इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन रेट की तेजी आपको नेशनल रिफाइनरी के अंदर मिल सकती है, और इसके अलावा निशात मिल के अंदर भी आप काम कर सकते हैं बाय करके। बिल्कुल ठीक है। बाय करके आपके मुराद ये है कि जो करंट रेट्स हैं, उसपे एक्यूमुलेट कर लिया जाए, थोड़ा नीचे जाए तो भी जमा कर लिया जाए, क्योंकि बाय करने से यही मुराद है आपकी।
बिल्कुल, बिल्कुल। मार्केट क्योंकि पॉज़िटिव लगती है, आने वाला वीक जो है वो अच्छा लगता है रिफाइनरी सेक्टर के लिए और स्पेसिफिकली मुझे फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि पिछले कई साल से हम देख रहे थे मतलब 6 महीने से देख रहे थे कि फार्मा सेक्टर के अंदर इतनी खासी अच्छी मूवमेंट नहीं आ रही थी, लेकिन इस हफ्ते के अंदर हमने देखा कि एजीपी ने अच्छा परफ़ॉर्म किया, सिटी फार्मा का रिज़ल्ट आज आया है, तो उसके अंदर भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस हमें पॉज़िटिव विटनेस की। ₹92 का हाई लगाया, 92.5 तक 92.50 तक आज गया है ये सिटी फार्मा। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, इन दोनों सेक्टर्स के अंदर आप बाय करके काम कर सकते हैं अगले हफ्ते के अंदर। ओके, ठीक है। सर, आपका क्लोजिंग नोट क्या होगा मार्केट को लेके नेक्स्ट वीक की? मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी टेम्परेरी फ्लक्चुएशंस होती हैं मार्केट में, बीइंग इट ऑन द न्यूज़ और बीइंग इट ऑन द नंबर्स, उससे कोई भी इन्वेस्टर है या इवन कोई भी ट्रेडर है, उसको फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। अगर आप अच्छी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टेड हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ भी होती है और लॉन्ग टर्म पे आपका रिटर्न जो है, वो भी अच्छा ही होता है। इवन क्वार्टरली भी आपका रिटर्न अच्छा ही होता है। तो मैं अगर रिकमेंड करूँगा, तो सिटी फार्मा में हमने वॉल्यूम्स लगते देखे और फार्मा में एक रैली आना बाकी है बहुत अरसे से। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सिटी फार्मा, रिफाइनरी में अटक रिफाइनरी और ओजीडीसीएल जैसे रेपिडिक की हमें खबर आई तो हमने देखा कि ओजीडीसीएल थोड़ा-सा नीचे आया, तो जब नीचे आया तो उसको मज़ीद बाय करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे प्रॉफिट्स के लिए उसको रखना चाहिए अपने पास। क्योंकि देखिए सिटी फार्मा का रिज़ल्ट भी आया था, बहुत सारे रिज़ल्ट्स हैं जो नेक्स्ट वीक में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुइज़, थैंक यू सो मच साद। मैं अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहूँगा एंड अगेन इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीक की मार्केट अच्छी रहेगी और इंशाल्लाह लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्लक्चुएशंस आर पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ दिस मार्केट। तो आप लोग हौसला रखें, इंशाल्लाह जब यहाँ तक सफ़र किया है तो इंशाल्लाह इससे आगे भी पॉजिटिव सफ़र करेंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।